Pooja plastic bottles fit every lifestyle, leak-proof, durable, and made from 100% safe virgin plastic. Pooja plastic bottles. Sip smart, sip fresh. नमस्कार, टॉप 10 में बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। दिन भर की बड़ी खबरों का अपडेट यहां पर आपको मिलेगा और शुरुआत एक बड़े पॉलिटिकल अपडेट के साथ। भोपाल में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार के निवास पर डिनर डिप्लोमेसी का आयोजन किया गया। इसमें सभी कांग्रेसी विधायक पहुंचे हैं। करीब 2 घंटे तक चली इस बैठक में विधायकों को शिफ्ट करने का फैसला लिया गया। विधायकों को मंगलवार यानी रात 12:30 बजे एयरपोर्ट पहुंचने के निर्देश जारी किए गए हैं। सभी विधायकों को हो सकता है कि कर्नाटक ले जाया जाएगा। 10 दिनों तक उन्हें कर्नाटक में रखा जाएगा। विधायकों की बाड़ेबंदी के जरिए यह अब सुनिश्चित किया जा रहा है कि 18 कल मालूम पड़ जाएगा आपको। कल कुछ विधायक सर कुछ तो विधायक कह रहे हमसे संपर्क ही नहीं किया। नहीं, अब ये तो आपको कह रहे हैं, हमें तो नहीं कह रहे हैं। हम तो सब विधायक संपर्क में। सर कौन से डेस्टिनेशन को चुना गया है? कल आपको पता चल जाएगा। इंडिया में ही है। इंडिया में ही है। हमारे सभी वरिष्ठ नेता, प्रभारी और अध्यक्ष जी सभी लोग थे और बैठक में हम लोग ने जिस तरीके से 16वीं पीसीसी में जो तय किया था कि हम सब एक हैं और पूरी मजबूती के साथ में कांग्रेस के साथ में खड़े हैं। जो भी परिस्थिति बनेगी, जो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके का जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को खराब करने का जो प्रयास किया है, इसको पूरी तरीके से कड़ा जवाब दिया जाएगा। पूरी मजबूती के साथ कांग्रेस के साथ में खड़े हैं और हम लोग का ये संकल्प है कि मीनाक्षी नटराजन जी को भारी मतों से विजय हासिल दिलवाएंगे। ये निश्चित है। हमारे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कहेंगे, जो हमारे प्रभारी कहेंगे, वही आदेश। सब ठीक है, ऑल गुड। मेरे पास भी भाजपा के कुछ विधायकों से संपर्क है। देखते हैं किसका संपर्क ज़्यादा तगड़ा है। कि भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत नहीं है, इसका मतलब है वो क्राइम करना चाहती है। तो पार्टी ने एकजुटता से जो निर्णय लिया, पार्टी जब युद्ध होता है तो एक साथ लड़ना भी पड़ता है, एक साथ दिखना भी पड़ता है। और जैसा मैंने कहा कि 62 के 62 विधायक कांग्रेस के मीनाक्षी जी के पक्ष में वोट करेंगे। कल बताएंगे और उसमें चॉइस है। जैसे मेरा तो आवश्यक काम भी है। दीपक द्विवेदी हमारे सहयोगी और बेहतर अपडेट्स के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, कर्नाटक होगा क्या सेफ हाउस कांग्रेस विधायकों के लिए? जी बता दें कि यहाँ कर्नाटक को सेफ हाउस के तौर पर चुन लिया गया है। कर्नाटक के बेंगलुरु में सबको रखा जाएगा और कल दोपहर 12:30 बजे का समय दिया है कि सभी विधायक एयरपोर्ट पहुंच जाए और वहां से सीधे उड़ान भरेंगे बेंगलुरु के लिए, जहां पर अब 10 दिनों तक वहीं पर उन्हें रखकर पूरे गुर सिखाए जाएंगे कि किस तरीके से बीजेपी के संपर्क से दूर रहना है। क्योंकि जिस तरीके से आश्वस्त होकर बीजेपी ने कहा है कि ये सीट भी, तीसरी सीट भी हम जीतेंगे, उसके बाद ये सियासी हलचल तेज हो गई और आज नामांकन के बाद अचानक से डिनर डिप्लोमेसी का आयोजन किया गया और सभी विधायकों को बुलाकर साफ तौर पर दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि सभी कल 12:30 बजे एयरपोर्ट पहुंच जाए और वहां से सीधे वो उड़ान भरते हुए नजर आएंगे कर्नाटक के बेंगलुरु के लिए। वहां पर उन्हें रखा जाएगा और इन 10 दिनों के बाद जब 18 जून को यह मतदान होना है तो सीधे उन्हें विधानसभा लाया जाएगा और वहां पर मतदान कराया जाएगा। तो ये जो बाड़ेबंदी है, जो पूरे कयास लगाए जा रहे थे कर्नाटक ले जाने के, वो पूरे तरीके से जो मुहर लगी है खबर पर, उसी के साथ अब इस पूरी बाड़ेबंदी के साथ अब कांग्रेस के विधायकों को एकजुट होने के लिए सलाह दिया गया। और इसके अलावा जो तमाम नेता हैं कांग्रेस के, वो कहते हुए भी नजर आ रहे हैं कि हम सब एकजुट हैं। 62 की 62 जो विधायक हैं वह मीनाक्षी नटराजन को वोट करेंगे और इस बार बीजेपी को मुंह की खानी पड़ेगी। फिलहाल ये देखना होगा कि जब 18 तारीख को मतदान होता है, उसके बाद जब रिजल्ट आता है तो क्या रिजल्ट निकलकर सामने आता है, कौन तीसरी सीट पर मध्य प्रदेश से फिर वहां पहुंचता है, महेश केवट पहुंचते हैं या मीनाक्षी नटराजन। जी दीपक, नजर बना के रखिएगा, अपडेट आपसे आगे मिलेंगे। बहुत शुक्रिया। कटनी में एनकेजे पुलिस के खिलाफ ग्रामीण अब सड़कों पर आ गए हैं। जुहीली नेशनल हाईवे पड़ता है, यहां पर चक्का जाम कर दिया है। पुलिस पर क्या आरोप लग रहा है? घर में घुसकर मारपीट करने का, युवक को जबरदस्ती थाने ले जाने का, नग्न होकर उसे पीटने का आरोप पुलिस पर लग रहा है। मौके पर 3 थाने की पुलिस पहुंच चुकी है।
बच्चों की लड़ाई में दो पक्ष में विवाद हुआ था और विवाद के चलते एक पक्ष के साथ पुलिस ने मारपीट की है, नग्न कर उसे पीटा गया थाने में। ये आरोप अब ग्रामीण लगा रहे हैं और सड़क पर आ गए, चक्का जाम कर दिया है। 3 थानों की पुलिस अब वहां पर पहुंची है। विकास बर्मन हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास बताएं, बातचीत हो पाई है क्या, समझाइश दे रही है पुलिस? जी मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से देखा, ये झूला झूली के गांव का एक मामला है जिसमें देखा जाए तो बच्चों की लड़ाई में जिससे कि 2 पक्षों का विवाद हुआ था, जिसको लेकर दोनों पक्षों के खिलाफ मामला पुलिस ने दर्ज किया था। पूछताछ के लिए एक युवक जिस तरीके से उसको नाबालिग बताया जा रहा है उसको लाया गया था। उनका यह आरोप है कि पुलिस के द्वारा उसको नग्न करके उसके साथ मारपीट की गई है, जिसके कारण उसकी तबीयत खराब हुई और इस चीज कर लेकर वो जब युवक उसको घर छोड़ दिया गया, उसको लेकर युवक के साथ उन्होंने चक्का जाम किया। जहाँ पे देखा जाए परिजन, जो यादव समाज के जो परिजन है वो चक्का जाम करने पहुंचे थे, जिसके साथ सैकड़ों ग्रामीण, देखा जाए जो ग्रामीण झूला झूली और आसपास के जो ग्रामीण के क्षेत्र के लोग हैं वो वहाँ पे पहुंच चुके थे और नेशनल हाईवे पे वहां बकायदा इन लोगों ने बैठकर वहां चक्का जाम की, जिसकी सूचना मिलते ही 3 थाने की पुलिस पहले पहुंची हुई थी, फिर कंट्रोल करने के लिए 1 थाने की पुलिस और पहुंची थी। टोटल मिला के 4 थाने की पुलिस वहां पे कंट्रोल करने पहुंची थी और ये चक्का जाम देखा गया कि दोनों तरफ 5-5 किलोमीटर दूर तक चक्का जाम लग चुका था, क्योंकि नेशनल हाईवे है और हाईवे ट्रक और यहाँ पे आवाजाही निरंतर जारी है, जिससे कि वो मरिया रोड और जिस तरीके से देखा कुल्ला थाना क्षेत्र की ओर जाने वाली जो गाड़ियां हैं पूरी तरीके से जाम हो चुकी थी। बड़ी समझाइश के बाद भी परिजन नहीं मान रहे थे। उसके बाद बड़ी ही मुश्किल से जब वहां पर STOP जो वहां पे पहुंचे हुए थे और यहाँ पे कटनी जिले के जो पुलिस अफसर वहां पे पहुंचे, तब जाके समझाइश दी गई, परिजनों को समझाया गया, महिलाओं को समझाया गया, तब जाके वो धीरे से चक्का जाम खुला गया और ये करीबन 3 घंटे तक ये ड्रामा चलता रहा और यहाँ पे हंगामा चलता रहा। उसके बाद ये चक्का जाम हुआ। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जो भी जिस तरह की जो मारपीट की बात है, यदि वो संज्ञान में ले लिया गया है और उसकी पूरी जांच की जाएगी और यदि इसमें पुलिस के कोई भी कर्मचारी या अधिकारी दोषी पाया जाता है उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, तब जाके चक्का जाम खुला है। बहुत शुक्रिया विकास। रायपुर में फिल्म और राजनीति जगत की एक खास मुलाकात का ये शहर गवाह बना। दरअसल बॉलीवुड अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत अपनी आगामी फिल्म भारत भाग्य विधाता की पहली खास स्क्रीनिंग शामिल होने के लिए रायपुर पहुंची थी। उन्होंने CM विष्णुदेव साय के साथ फिल्म देखी। संवाददाता स्टार जैन ने फिल्म स्क्रीनिंग के बाद उनसे खास बातचीत की है, वो हिस्सा सुने। कंगना रनौत रायपुर आई हुई थी अपनी फिल्म भारत भाग्य विधाता की स्क्रीनिंग के लिए और इस समय वो एयरपोर्ट पहुंच चुकी है फिल्म की स्क्रीनिंग के बाद। और यहाँ पर उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या उनका नज़रिया रहा है फिल्म को लेकर, क्या कुछ कहेंगे? मैडम, एक फिल्म को लेकर आप फिल्म रिव्यू के अभी आए हैं, क्या कहेंगे फिल्म को लेकर? जी, सब लोगों ने फिल्म जो है बहुत पसंद की है जी, आप लोग ज़रूर देखिएगा फिल्म। जी, हमारे लिए, सारे देश के लिए बहुत ही गर्व की बात है और मैं तो कहूँगी कि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं और जिस तरह से देश बार बार उनको जो रेटिंग दे रहा है, जिस तरह से वो पूरे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता बनकर जो है दिन ब दिन उभर रहे हैं, सारा विश्व उनकी तरफ जो है नेतृत्व करने की निगाहों से देख रहा है, विश्व गुरु के रूप में देख रहा है। मुझे लगता है उनके लिए अभी शुरुआत है और हमारे देश का नेतृत्व वो इस तरह से करते रहें और हम उनके लंबी आयु की, अच्छे स्वास्थ्य की बहुत बहुत कामना करते हैं और शुभकामनाएं देते हैं। कि कंगना रनौत है जो साफ कह रही है कि फिल्म को रिव्यू में वो आए हुए थे और जिनके साथ वो फिल्म देखी सब ने फिल्म को पसंद किया है और साफ उनका कहना है कि जिस तरीके से भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी काम कर रही है, ये पूरे 12 साल जो है विकास के लिए हुए हैं और आने वाले समय में इस विकास की गति को और आगे बढ़ाया जाएगा। हाँ, कैमरामैन लखन शर्मा के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्थित राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड में एक बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में 8 मजदूरों की जान चली गई जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। यह हादसा विजाग स्टील प्लांट के SMS2 और STC3 हीट FG विभाग में हुआ। बताया जा रहा है कि जब क्रेन की मदद से लगभग 1600 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले पिघले हुए स्टील को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा था, तभी लैडल अचानक से अनियंत्रित होकर हिल गया, जिससे खौलता हुआ स्टील वहां पर काम कर रहे मजदूरों पर जा गिरा। हादसे के बाद प्लांट परिसर में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिली तो प्लांट के अधिकारी, सुरक्षाकर्मी और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची।
राहत बचाव का काम शुरू किया। घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीएम मोदी ने भी हादसे पर दुख जताया और मृतकों के परिजनों के लिए 2-2 लाख और घायलों के लिए 50-50 हजार रुपए की मदद का ऐलान किया। इधर आंध्रा के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया और दिशा निर्देश भी दिए हैं कि राहत बचाव का काम तेजी से पूरा किया जाए। 'छत्तीसगढ़ के 3 जाबाज सुरक्षा कर्मियों को उनकी अदम्य वीरता, कर्तव्यनिष्ठा और साहसिक कार्यों के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। राजधानी दिल्ली में आयोजित विशेष समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भानु प्रतापपुर के थाना प्रभारी रामेश्वर देशमुख, पुलिस निरीक्षक लक्ष्मण केवट और असम राइफल्स के जवान भोजराम साहू को ये सम्मान प्रदान किया। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में लगभग लंबे वक्त से सक्रिय रामेश्वर देशमुख और लक्ष्मण केवट ने छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियानों के दौरान असाधारण साहस, नेतृत्व क्षमता और समर्पण का परिचय दिया है। लक्ष्मण केवट को पुलिस महकमे में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पर जो जाना जाता था, अब तक के नक्सलियों के खिलाफ 97 सफल अभियानों का वो हिस्सा रह चुके हैं। वहीं रामेश्वर देशमुख ने भी नक्सलियों के खिलाफ 56 कार्रवाइयों में अहम भूमिका निभाई है। 15 नवंबर 2024 को मणिपुर के टेंगनोपाल क्षेत्र में आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर सुरक्षा बलों ने अभियान शुरू किया। मुठभेड़ में गोली लगने के बाद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, जवाबी कार्रवाई जारी रखी। उस खबर अंबिकापुर से है, जहां विधायक और नायब तहसीलदार विवाद के बाद प्रदेश की सरकार गंभीर दिखाई दे रही है। प्रभारी मंत्री ओपी चौधरी इन्होंने जनप्रतिनिधियों के साथ अधिकारियों की समीक्षा बैठक की। इसमें सांसद चिंतामणि महाराज, विधायक प्रबोध मिंज, महापौर मंजूषा भगत, जिला पंचायत अध्यक्ष भी शामिल रहीं। इस मीटिंग को केवल समीक्षा बैठक नहीं बल्कि अफसरों और नेताओं के बीच की बेहतर तालमेल बनाने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है। खुद ओपी चौधरी ने माना कि कुछ जगहों पर अप्रिय हालात बन रहे हैं और सरकार इसे गंभीरता से ले रही है। जो भी एक्सेप्शनल स्थिति कहीं उत्पन्न होती है उसको निश्चित रूप से सरकार हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में संजीदगी से ले रही है और इस तरह की स्थितियां उत्पन्न न हो इसके लिए सरकार पूरे प्रदेश में प्रयास कर रही है और बहुत अच्छे सकारात्मक काम भी हो रहे हैं। हमारे जनप्रतिनिधियों के साथ अच्छा संवाद भी स्थापित करने की दिशा में भी आज हमने विभिन्न अधिकारियों को ताकीद किया है। छत्तीसगढ़ यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। प्रदेश अध्यक्ष पद के दावेदारों के इंटरव्यू 12 जून को दिल्ली में होने वाले हैं। इसके लिए प्रदेश भर से करीब 35 से 40 युवा प्रदेश अध्यक्ष के जो इंटरव्यूज हैं वो 12 तारीख को दिल्ली में लिए जाएंगे और 35 से 40 नाम को जिन लोगों ने प्रदेश में कि जो हमारे प्रदेश के महामंत्री हैं, जिला अध्यक्ष हैं और कुछ जो बाहर के नगरीय निकाय से जुड़े हुए जो अच्छा काम करते हैं युवा राजनीति में, उनको भी लीडरशिप ने मौका दिया है। कांग्रेस कहती है कि हम लोकतांत्रिक तरीके से हम चुनाव करवाते हैं और अध्यक्ष चुनते हैं, मगर अंतरिम फैसला सिर्फ एक ही परिवार लेता है, वो गांधी परिवार है। गांधी परिवार के चाटुकारिता के अलावा कांग्रेस कुछ भी नहीं कर सकती और कुल मिला के देखना है कि भीषण युद्ध होने वाला है। रोमांच का मजा पूरे छत्तीसगढ़ को आने वाला है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस का आरोप है कि विभाग कुछ चुनिंदा इलाकों में स्मार्ट मीटर लगा रहा है। इसी मुद्दे पर कांग्रेस 15 जून को बिजली मुख्यालय के घेराव का ऐलान कर चुकी है। एक रिपोर्ट आप देखें। ग्वालियर में बिजली के स्मार्ट मीटरों को लेकर एक बड़ा सियासी बवंडर खड़ा हो गया है। कांग्रेस ने अब सीधे ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या मंत्री जी के घर या विधानसभा क्षेत्र में स्मार्ट मीटर लगे हैं। साथ ही ऐसे ही सवालों को लेकर अब कांग्रेस 15 जून को बिजली मुख्यालय का बड़ा घेराव करने जा रही है। ऊर्जा मंत्री जिनको अपने घर से शुरुआत करना चाहिए थी, अभी उन्होंने अपनी विधानसभा में अपने किसी पदाधिकारी के जहाँ कोई मीटर नहीं लाया। हम घर घर जाकर हम हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं और दूसरा हम 15 तारीख को 11 बजे
रोशनी घर घेरेंगे और रोशनी घर पर हम ज्ञापन देंगे। जिस पर बीजेपी का कहना है कि स्मार्ट मीटर लगाना एक सरकारी और तकनीकी प्रक्रिया है। आने वाले समय में हर घर में स्मार्ट मीटर लगेगा। सरकार की पॉलिसी है, हर घर में स्मार्ट मीटर लगेगा और मंत्री जी के भी घर पे लग चुका है। और ये कंपनी का चयन का मामला है कि वो किस क्षेत्र को पहले चयन करती है, किस क्षेत्र को बाद में चयन करती है। रोजाना कंपनी के लोग निकलते हैं, मेरे यहाँ खुद वो लगा के गए स्मार्ट मीटर, तो ऐसा नहीं है। कांग्रेस का आरोप गलत है। ग्वालियर शहरी सर्कल में 3,12,724 वैध कनेक्शन है और विभाग का टारगेट सभी जगह मीटर बदलना है, जिसमें से अब तक लगभग 70,000 से ज्यादा कनेक्शन पूरे हो चुके हैं। अभी स्मार्ट मीटर को लेकर र्यूमर, आप जो र्यूमर कह रहे हैं वाकई शब्द में र्यूमर है, पर स्मार्ट मीटर मैं समझता हूँ तकनीकी रूप से बहुत अच्छा है, एडवांस है और उससे अच्छे उपभोक्ताओं को लाभ है। लोगों के दिमाग में भ्रांतियाँ हैं कि मीटर तेज चलते, पर इस टाइप का कोई स्मार्ट मीटर अभी तक मेरे इतने दिनों से मैं देख रहा हूँ, पिछले मेरा साल होने को लगभग आ गया है कि कोई स्मार्ट मीटर में कोई तेज चलने की कोई समस्या आई। बहरहाल मंत्री जी के क्षेत्र में मीटर ना लगना और बाकी 2 विधानसभाओं में लगातार मीटर लगने से विपक्ष इस मुद्दे को लेकर अब सवाल खड़े कर रहा है। अब देखना होगा कि 15 जून को कांग्रेस का बिजली मुख्यालय का ये घेराव ग्वालियर की सियासत का वोल्टेज कितना हाई करता है। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। और अब खबर अंबिकापुर से। सरगुजा के कुमारी सिंहदेव मेडिकल कॉलेज अस्पताल की नई बिल्डिंग पिछले कई सालों से अधूरी पड़ी है। कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू हुआ प्रोजेक्ट अब बीजेपी सरकार के 2.5 साल पूरा होने के बाद भी अब तक अधर में अटका हुआ है, जिसका असर न सिर्फ मरीजों के इलाज पर पड़ता है बल्कि मेडिकल कॉलेज में सुविधाओं के विस्तार और अस्पताल प्रबंधन पर भी साफ नजर आता है। एक खास रिपोर्ट हमारी, आप देखिए। अंबिकापुर के गंगापुर में बन रही देवेंद्र कुमारी सिंहदेव मेडिकल कॉलेज अस्पताल की ये नई बिल्डिंग है जो पिछले करीब 4 साल से अधूरी पड़ी है। शुरुआत में जमीन संबंधी विवादों के कारण निर्माण कार्य प्रभावित हुआ। इसके बाद कोरोना महामारी और फिर फंड की कमी ने काम की रफ्तार रोक दी। करीब 109 करोड़ रुपए की लागत वाले इस प्रोजेक्ट को कांग्रेस शासनकाल में पूरा फंड नहीं मिल सका। उस दौरान प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव थे। भाजपा में इस परियोजना के लिए 109 करोड़ रुपए की स्वीकृति तो दे दी गई, लेकिन 2.5 साल गुजरने के बाद भी निर्माण कार्य दोबारा शुरू नहीं हो पाया। प्रभारी मंत्री OP चौधरी ने पूर्व स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव और तत्कालीन कांग्रेस सरकार को इसके लिए जिम्मेदार बताया है। CM थे, लेकिन वित्त विभाग उस समय भूपेश दाऊ के पास था, तो जय वीरू के झगड़े में यहाँ पे मेडिकल कॉलेज का भी पैसा नहीं आ पा रहा था। लेकिन हमारी सरकार आते ही 100 करोड़ से ऊपर की राशि हमने तत्काल स्वीकृति प्रदान की है। अब निर्माण एजेंसियों को भी प्रभारी मंत्री के वित्त मंत्री के रूप में मैंने अपना काम कर दिया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे निर्माण एजेंसियों को भी प्रभारी मंत्री के रूप में मैं और तेजी से काम करने के लिए बोलूँगा। नई बिल्डिंग का निर्माण पूरा नहीं होने के कारण मेडिकल कॉलेज अस्पताल फिलहाल जिला अस्पताल की पुरानी बिल्डिंग में ही संचालित हो रहा है। बढ़ती मरीजों की संख्या और जगह की कमी से परेशानियां लगातार बढ़ रही हैं। वहीं अब इस मामले को लेकर पूर्व स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने मंत्री OP चौधरी के बयान पर पलटवार किया है। अपनी नाकामी को छुपाने के लिए उन्होंने हम लोग को याद कर लिया। 2.5 साल हो गए हैं OP जी, 2.5 साल आपको हमारे प्रभारी मंत्री के रूप में भी, वित्त मंत्री के रूप में भी, और 2.5 साल में अभी तक टेंडर की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। तो उतनी जिम्मेदारी तो स्वीकार कर लीजिए। हम लोग की कमी को आपने गिनाया, लेकिन इतना तो कहना था कि हाँ हम लोग नहीं कर पाए, 2.5 साल हो गया, मरीजों को इतनी दिक्कत हो रही होगी, हम लोग कोशिश करते हैं कि ये जल्दी से जल्दी हो जाए। नई बिल्डिंग अधूरी है और कुल मिलाकर इसका सीधा असर स्वास्थ्य सुविधाओं पर पड़ रहा है। एक ओर सरकार और विपक्ष एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर मरीज और अस्पताल प्रबंधन बेहतर सुविधाओं का इंतजार कर रहे हैं। अब देखना होगा कि स्वीकृत बजट के बाद आखिर निर्माण कार्य कब शुरू होता है। अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगुजा।
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल, जिसे बदलकर अब छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल कर दिया गया है। पूरे प्रदेश में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी PPP मॉडल पर रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं। प्रोजेक्ट की ज़मीन हाउसिंग बोर्ड की होगी, लेकिन इस प्रोजेक्ट डेवलपमेंट करने का जो जिम्मा है वो किसी प्राइवेट कंपनी को दिया जाएगा। बदले में अपने प्रॉफिट से कुछ हिस्सा हाउसिंग बोर्ड को शेयर करना होगा। लेकिन सवाल यही है कि देश दुनिया में प्रोजेक्ट करने का दावा करने वाला मंडल आखिर अपना ही प्रोजेक्ट करने में सक्षम क्यों नहीं है? इस रिपोर्ट से आप समझें। रायपुर के बीचों बीच से गुजरने वाले गौरव पथ से सटे और सीएम हाउस के ठीक सामने शांति नगर की इस जगह पर कभी प्रदेश सरकार के अधिकारियों का सरकारी घर हुआ करता था। साल 2017 में तत्कालीन सरकार ने जर्जर भवनों को तोड़कर यहां नए और उन्नत प्रोजेक्ट लाने का ऐलान किया। रातों रात अधिकारी और कर्मचारियों से घर खाली कराए गए। यहां रीडेवलपमेंट का काम हाउसिंग बोर्ड को सौंपा गया, लेकिन 9 साल गुजर गए ये तय करने में कि काम हाउसिंग बोर्ड खुद करेगा या दूसरे से करवाएगा या फिर PPP मॉडल पर किसी और को सौंपा जाएगा। इस दौरान 3 सरकारें भी बदल चुकी। अब ये तय हुआ है कि यहाँ PPP मॉडल पर कमर्शियल कम हाउसिंग प्रोजेक्ट डेवलप किया जाएगा। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल जो पहले काम करता था, खासतौर पर सिर्फ हाउसिंग डेवलपमेंट और कुछ कमर्शियल साइट्स पर हम काम करते थे, लेकिन अधोसंरचना विकास नाम जुड़ने के साथ ही अब हाउसिंग बोर्ड का जो निर्माण का दायरा है वो व्यापक रूप से बढ़ा है। सिर्फ शांति नगर नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सों में PPP मॉडल पर रीडेवलपमेंट का काम शुरू होने जा रहा है। रायपुर के ही BTI ग्राउंड के सामने प्रोजेक्ट समेत राजनांदगांव, महासमुंद, बिलासपुर की 5 जगहों पर 20 एकड़ के प्रोजेक्ट को PPP मॉडल पर करने को हरी झंडी दे दी गई। 5 परियोजनाएं जो चीफ सेक्रेटरी लेवल पर DPR अप्रूवल के लिए लंबित थी, उसका अप्रूवल हमें प्राप्त हो चुका है और ऐसे 5 प्रॉपर्टीज़ को अभी छत्तीसगढ़ में हम रीडेवलपमेंट योजना के अंतर्गत PPP मॉडल में टेंडर लगाने की स्थिति में आ गए हैं। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के बनने के बाद ये दावा किया गया था कि अधोसंरचना विकास के अधिकार मिले तो अकेले छत्तीसगढ़ में नहीं बल्कि पूरे देश में हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम ये बोर्ड कर सकेगा। अगर दावा सच था तो फिर हाउसिंग बोर्ड अब PPP मॉडल पर अपना ही प्रोजेक्ट क्यों करा रहा है? 2017 में जब इस कॉलोनी को खाली कराया जाना शुरू हुआ तो बताते हैं कि तत्कालीन मुख्य सचिव ने रातों रात अधिकारियों से कॉलोनी खाली करने के लिए कहा गया था। तब ऐसी जल्दी थी कार्रवाई करने की और रीडेवलपमेंट करने की, लेकिन 9 साल करीब बीतने को है और अब जाकर के फाइनली सिर्फ ये तय हो पाया है कि यहाँ पर PPP मॉडल के जरिए प्रोजेक्ट आएगा। प्रोजेक्ट क्या होगा, कितने एरिया में होगा, कितने फेज में होगा, ये आज तक क्लियर नहीं हो पाया। इसी से समझा जा सकता है कि सरकारी कामकाज करने का तरीका क्या होता है। कैमरा पर्सन अनिल नागले के साथ राजेश राज, IBC 24, रायपुर। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया के साथ MP और छत्तीसगढ़ के हर अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।